नमस्कार। त्रिवेंद्र का पिटारा बजट 2021 हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे उत्तराखंड के एडिटर अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ है, विनय गोयल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ हैं। विनय गोयल साहब, आपको चर्चा में लाऊंगा। इस बार का बजट चुनावी बजट है, इसलिए सारा फोकस आपका 2022 के चुनाव पर भी होगा। क्या लगता है, कौन सी बड़ी सौगातें आप जनता को देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि उसका फायदा 2022 के चुनाव में आपको मिलेगा? देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं होगा क्योंकि केवल चुनाव है इस वजह से कोई हम इस प्रकार का बजट देने वाले हैं जो जनता के लिए सौगात होंगी। हमारा प्रत्येक बजट जनता के लिए सौगात होता है और हमेशा जनता को अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए हम लोग काम करते हैं और उसका असर देखने को मिल रहा है, उसका जो प्रभाव है वो भी दिखने को मिल रहा है। देखिए, आज हमारे उत्तराखंड राज्य को बने हुए लगभग 20 साल से अधिक हो गए, लेकिन उत्तराखंड राज्य के में इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस प्रकार से भयंकर रूप से अभाव था और हमारे प्रदेश की जो विकास की जो मांग थी उसी को लेकर उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और उसके बाद जैसे जैसे उत्तराखंड राज्य का विकास होना प्रारंभ हुआ, विकास की भूख भी और ज़्यादा बढ़ती गई और उसके लिए हमारी सरकारों ने योजना बनाई, चाहे हमारे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो। नहीं, ये सारी चीजें गोयल साहब, ये सारी चीजें गिनाने के लिए ऑन पेपर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन विपक्ष तो आपसे ही सवाल कर रहा है कि अब अगली साल चुनाव होने जा रहा है, हर साल भारी भरकम बजट आता है। धस्माना साहब अभी गिना रहे थे कि आपकी सरकार में जिन उम्मीदें थी उनको, उन उम्मीदों पर आपकी सरकार खरी नहीं उतरी। नहीं, देखिए, धस्माना जी मेरे मित्र हैं और धस्माना जी बिल्कुल अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हैं। धस्माना जी का काम यही है कि वो विपक्ष पर सवाल खड़े करें, विपक्ष को चुनौती दें और हमारा काम यह है कि हम उनकी चुनौतियों का जवाब दें। जो सवाल धस्माना जी उठाएं उनका हम निराकरण करें। स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे लगता है कि हम कभी भी विपक्ष से ये कल्पना नहीं कर सकते कि वो सरकार के कामों की तारीफ करेगा। हेलो जी 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 गोयल साहब, मैं आता हूं। अनुपम जी हमारे साथ हैं, उनसे एक रिएक्शन लेता हूं। अनुपम जी, धस्माना साहब सरकार पर हमलावर हैं अपने बातों को लेकर के और गोयल साहब अपने तर्क गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है, इस बार का बजट उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या आपको लगता है एक बड़ा अच्छा बजट सरकार का होगा उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, या फिर जिस तरीके से हम चुनावी बात कर रहे हैं, चुनावी सौगात की बात कर रहे हैं, सरकार का फोकस 2022 भी है? जी अनुपम, देखिए बड़ा साफ है कि अब चुनाव में 10 महीने के करीब समय बचा है, तो ऐसे में ये त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का ये लास्ट बजट है। तो इस बजट में जितनी भी ऐसी चीजें आ सकती हों जो लोगों को लुभाएं या वेलफेयर की बड़ी बातें करें या वेलफेयर की बातें करें, यूं कहें कि जो महिलाओं को है, और महिला इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि महिलाओं का वोट परसेंटेज 36-37% के आसपास महिला वोटर्स हैं जो 40 के आसपास की एज की हैं। तो महिलाएं वोटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, 40 की उम्र से कम जो वोटर्स हैं 50% से ज़्यादा तो वही अकेले हैं। तो इन दो सेक्टर्स को, इन दो वोटर्स के वर्ग को देखते हुए मुझे लगता है कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। और जैसे गैरसैंण जहाँ ये पूरा सेशन हो रहा है, ये समर कैपिटल पिछले साल सरकार ने घोषित किया था और बीजेपी सरकार इसको सबसे बड़ी अपनी पॉलिटिकल उपलब्धि मानती है क्योंकि स्टेट की कैपिटल कहाँ हो ये इशू आज तक सुलझ नहीं पाया उत्तराखंड में। तो मुझे लगता है कि गैरसैंण के आसपास वहां के डेवलपमेंट को लेके कोई बड़ी घोषणाएं सरकार इस बजट में करेगी ताकि उसका फायदा चुनाव में देखने को मिले। अनुपम, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। धस्माना साहब, आपको क्या लग रहा है, आप कुछ उम्मीद लगाए हैं सरकार से, क्योंकि बजट भाषण तो शुरू हो चुका है और कुछ देर में सामने भी आ जाएगा क्या क्या सरकार ने सौगातें दी हैं और सरकार उत्तराखंड की जनता के लेकर क्या आ रही है? आपकी क्या उम्मीद है अब? देखिए अनुपम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बजट में आप कुछ भी पढ़ लीजिए जी, वो जमीन पे उतरना चाहिए। आप 4 साल से पेश ही तो कर रहे हैं बजट और उसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं। रोजगार के सेक्टर में मैंने आपसे कहा, हेल्थ के सेक्टर में मैंने आपसे कहा, स्टेट में डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्टर में आंकड़े गिना रहे हैं। आराकोट में पिछले साल आंकड़े गिना रहे थे गोयल साहब, अभी आराकोट में उत्तरकाशी में सरकार ने ये किया है, प्रदेश सरकार ने ये किया है। जो वहां पर पीड़ित लोग थे उनको आज तक उनको छत नहीं मिल पाई पूरे प्रदेश के अंदर। ये क्योंकि हमारा जोन 5 में है और पूरे प्रदेश में हमेशा, क्योंकि ये देश का पहला राज्य था जिसमें आपदा प्रबंधन का अलग से मंत्रालय है और उस आपदा प्रबंधन को जिस प्रकार से नेग्लेक्ट किया गया,
आप उसका नतीजा देख सकते हैं जोशीमठ के ऋणी में, आप उसका उदाहरण देख सकते हैं आलाकोट में। आपको मैं गिनवा सकता हूं तमाम जो आपदाएं आई और उनको मैनेज नहीं, नहीं हो लेकिन पाई। धस्माना साहब सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ये सारी सवाल मैं अभी लेकर के बीजेपी वाले गोयल साहब से पूछ लूंगा। ये कहते हैं बीजेपी के लोग, सरकार के लोग ये कहते हैं, प्रवक्ता इस बात की जानकारी देते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, रोजगार के लिए स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर भारत के साथ उद्योगों को विकास के लिए सरकार ने बहुत बुनियादी कदम उठाए हैं। पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं सरकार लेकर के आई है। ऋण माफी की बात सरकार ने की है, और क्या चाहिए अब? धस्माना साहब, मुझसे सवाल है आपका? जी जी जी। देखिए, मैंने आपको बताया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं उसको, कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। यहां पर सबसे बड़ी समस्या इस समय प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। 12.5 लाख लोग, जो हमारे यहां 8.5 लाख लोग थे, हमारे इस पूरे कोरोना काल में जो लोग पूरे देश में और दुनिया में अलग अलग सेक्टर्स में काम करते थे, और मैक्सिमम लोग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते थे, वो लोग जो आए हैं उनके हाथों को काम नहीं है। जो लोग ऑलरेडी यहां पर थे उनके हाथों को काम नहीं है। प्रदेश का नौजवान पिछले 4 साल से इंतजार कर रहा था कि उसके वो विज्ञप्ति देखेगा सरकारी विभागों में जो खाली पड़े रिक्त पद हैं। और मैं आपको आज की तारीख में जो समस्या है, 22,500 उपनल कर्मी जो 15-15 साल से इस राज्य में बुनियादी चीजें गिना रहे हैं। धस्माना साहब, सरकार का फोकस एजेंडा है इन सब चीजों पर बजट में। निश्चित संतुष्ट कर दीजिए धस्माना साहब को कम से कम। प्रकार की बातें धस्माना जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केवल अपनी एक विपक्ष की भूमिका को निभाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अदरवाइज उत्तराखंड में जिस प्रकार से, चाहे हम शिक्षा का क्षेत्र देखें, चाहे हम चिकित्सा का क्षेत्र देखें, आज तक उत्तराखंड राज्य में चिकित्सकों की इतनी भर्तियां कभी नहीं थी जितनी आज हुई हैं। उत्तराखंड में पहली बार हर जिले को आईसीयू मिला है। 20 साल से अधिक हो गए थे उत्तराखंड राज्य को, लेकिन हर उत्तराखंड के हर जिले में आईसीयू तक नहीं था। लेकिन और 10 साल उसमें से मेरे मित्र धस्माना जी की दल की सरकार रह चुकी थी, लेकिन आज हमारे हर उनके ऊपर, वो आपके ऊपर नहीं, ये टोपी ट्रांसफर का खेल नहीं। मैं अनुपम जी के पास आऊंगा। अनुपम जी, उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को आप बड़े करीब से समझते हैं, आपको क्या लगता है? त्रिवेंद्र सरकार को हम देख रहे हैं लगातार, अब चुनावी साल है, उसके बाद फिर चुनाव होंगे, जनता चुनेगी जिसको। जो आर्थिक स्थिति है, सरकार इस बजट में कैसा मैनेजमेंट करने जा रही है? क्या आपको लगता है कि सरकार का मैनेजमेंट इस बजट में ठीक होगा, जिससे आर्थिक स्थिति सरकार की बेहतर हो सके, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है? देखिए अनुपम, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, जो वित्तीय जिस तरीके के संसाधन जुटाने और उसको कैसे मैनेज करना है, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। और मुझे नहीं लगता कि आखिरी साल में जब सरकार चुनाव में जाने वाली हो तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगी। फिलहाल जो फोकस रहेगा बजट पे, वो ऐसी चीज़ों पे रहेगा कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स खिंचे, उनको लगे कि सरकार कुछ काम कर रही है, नई चीज़ दे रही है। अभी कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना ने सवाल उठाया कि भाई जो रोजगार का इशू है वो सबसे बड़ा है उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड ही क्यों है, देश में सबसे बड़ा है। लेकिन सरकार ने आज ही अपनी डेटास दिए हैं और कहा है कि भाई हमने 7 लाख से ज्यादा लोगों को या तो नौकरियां दी हैं या स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए हैं अपने पूरे कार्यकाल में अभी तक, और इसको और ज्यादा बढ़ाने पे फोकस होगा। तो मुझे लगता है कि जो रोजगार वाला जो इशू है और अपने काम छोटे छोटे स्टार्ट करने वाला, इस दिशा में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर कर सकते हैं। और अभी जैसे आप भी बता रहे थे कि बजट भाषण अभी शुरू हुआ है, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या कुछ नया इसमें इसको लेकर कर सकते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि धस्माना साहब जो है पूरा बाकायदा लिस्ट लेकर के तैयार करके बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि कांग्रेस इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के चुनाव के वक्त में बीजेपी को घेरने की कोशिश भी करेगी। चैलेंजेस क्या हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने बतौर मुख्यमंत्री? देखिए, जो उत्तराखंड जैसे स्टेट में, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्री वगैरह तो लगती है नहीं, तो ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी होती है युवाओं की वो नौकरी की तरफ होती है, जहां उनको व्हाइट कॉलर जॉब मिल सके। तो इस आइडिया को, इस पूरी जो नैरेटिव को बदलने के लिए सरकार ने काफ़ी कोशिश की है। स्वरोजगार पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि आप छोटे छोटे काम धंधे शुरू करिए। उसमें कुछ लोग आए भी हैं, ऐसा नहीं हुआ है कि कुछ काम नहीं हुआ हो, उस सेक्टर में कुछ काम भी हुआ है, लेकिन वो स्टिल एक बहुत बड़ा मुद्दा है स्टेट में। तो मुझे लगता है वो सबसे इसी चीज़ को लेकर कांग्रेस चुनाव में जाएगी, और बीजेपी ने पूरी तैयारी करी भी है इसको किस तरीके से काउंटर करें। जैसे वो डेटा उन्होंने आज रिलीज करने शुरू कर दिया, 7 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया है। तो 7 लाख सरकार कहती है बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर
नहीं होता देने का। और इसके अलावा महिलाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस है अनुपम। महिलाओं को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी में उनको किस तरीके से हिस्सेदारी दी जाए, कहाँ से उनको कैसे पार्टिसिपेशन कराया जाए कामों में, और घर के कामों से बाहर उनको लाया जाए। देखिए वो सबसे बड़ा वर्क है वोटर्स के लिहाज से आप देखें तो। और बीजेपी का सारा फोकस इस पे है, खासकर चीफ मिनिस्टर का भी, कि महिलाओं से रिलेटेड चीजों को सेंट्रल स्टेज में लाया जाए। नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं अब सरकार की, सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की या बीजेपी की ये कोशिश है कि हम घर घर तक पहुंचे और इसी दिशा में, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे महिलाओं की कोशिशें हो, चाहे प्रधानमंत्री का उत्तराखंड को लेकर के जो विजन है, इस सबको घर से जोड़ने की, हर घर तक पहुंचने की सरकार कोशिश कर रही है? देखिए बीजेपी, आप जानते हैं कि बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत रहता है। उत्तराखंड ही नहीं, देश के किसी भी स्टेट में आप चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जो स्किल्स हैं बीजेपी के पास अद्भुत है, और उसका पार्टी फायदा लगातार उत्तराखंड में भी उठा रही है और काम कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव में इशू दूसरे होते हैं। यहाँ चीफ मिनिस्टर का फेस होगा, प्रधानमंत्री का भी फेस में बीजेपी लड़ना चाहेगी। तो जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से बहुत कनेक्ट रहा है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, वो लगातार धामों में आते रहे हैं। सरकार की कोशिश ये है कि जो खासकर केदारनाथ के बाद जो अब बद्रीनाथ है, उसको बड़े पैमाने पे जो है उसको वहाँ पर मास्टर प्लान वहाँ के लाके वहाँ पर पूरा रिकंस्ट्रक्शन काम किया जाए, उसकी भी शक्ल सूरत पूरी संवारी जाए। और इसके अलावा जहाँ भी जो अपनी रिलीजियस इमेज है बीजेपी की, उसको किस तरीके से पुख्ता किया जाए, उसकी दिशा में बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही गोयल साहब। ये सारी चीजें डेवलपमेंट की जो अनुपम जी गिना रहे हैं, जाहिर तौर पर आपके एजेंडे में भी होंगी और हो सकता है बजट में भी वो चीजें दिखाई दें। जैसे जैसे अभी चीजें सामने आएंगी हम रखेंगे भी दर्शकों के सामने। सवाल ये है कि आपकी सरकार है, अब अगले साल चुनाव में आपको जाना है, अब कांग्रेस को कोसना, कांग्रेस के टाइम पीरियड को लेकर आपने तो 4 साल का वक्त गुजारा है, अब ये चीजें क्यों आप बार बार दिखाने की, बताने की कोशिश करते हैं? इसके पीछे क्या एजेंडा है? नहीं देखिए, बेसिक अंतर है इस बात में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है और वो जनता की सेवा कर रही है, और अगर आज़ादी के बाद कुछ गांव ऐसे थे जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची थी, और आज जब से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तो आज उत्तराखंड में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। तो ये इन्हें दिखाई देता है कि काम नहीं हुआ। वो तो कहते हैं कई बार कि उनके काम थे, आप उनको पूरा कर नहीं रहे हैं। उनके काम थे, आपने उनको पूरा ही नहीं किया और आपने उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाया है। वो तो उल्टा आप पर ही आरोप लगाते हैं। नहीं देखिए, काम तो सरकारें, अगर जो काम इनकी सरकारों ने अधूरी छोड़ा था, जिस अगर कोई खराब अवस्था में कोई भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड राज्य मिला था, तो हमने तो पिछले चुनाव में यही तो नारा दिया था कि हम इन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है, जिस प्रकार से हम पानी पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, हर घर में नल और नल में दसमाना साहब से लूंगा। दसमाना साहब, यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो अपना बजट भाषण शुरू किया, उसमें 4-5 पॉइंट्स पड़े गिनाए हैं कि ऋषिकेश में जानकी सेतु का निर्माण किया, डोबरा चाटी का निर्माण पूरा किया, बेटी के लिए तमाम योजनाएं सरकार लेकर के आई है, चमोदी आपदा में हमने तुरंत एक्शन लिया। पहला रिएक्शन आप क्या है? देखिए, बजट भाषण होता है भविष्य की योजनाओं का। आपने क्या किया वो सारे प्रदेश की जनता जानती है। इंतजार कर लीजिए भाई दसमाना साहब, मैं तो शुरुआती बातें बता रहा हूं। मचा है आप इतने शुरुआती जो चीज आई है वो बता रहा हूं आपको। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे आप शुरुआती जब शुरुआती ऐसी है, आगाज ही ऐसा है, तो अंजाम क्या होगा? आप ये बताएं ना कि राज्य के अंदर इस समय ये बताएं कि कितनी हालात खराब है। प्रदेश में 1000 रुपए का सिलेंडर गैस का मिल रहा है चमोली में। आज प्रदेश के अंदर सारे जितने हमारे गैस उपभोक्ता हैं, क्या हालत हो गई है? पेट्रोल का क्या हाल है, डीजल का क्या हाल है? आपने राहत क्या दी? मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि डीजल में, पेट्रोल में, रसोई गैस में। साहब जवाब दे दीजिए भाई, को ये राहत आपको जवाब देना बनता है, इसका जवाब मैं तो नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल मेरा जवाब देना बनता है।
मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरे मित्र धस्माना जी जरा अपने महाराष्ट्र की सरकार से, पंजाब की सरकार से, राजस्थान की सरकार से अगर हमारे उत्तराखंड के पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों की तुलना कर लेते तो शायद उनकी आंखें खुल जाती। अगर सबसे ज्यादा पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम कहीं हैं तो वो राजस्थान में, पंजाब में और महाराष्ट्र में है, और हमारे प्रदेश में उससे काफी कम रेट हैं। धस्माना साहब, आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया, आपको ही गोयल साहब ने कटघरे में खड़ा कर दिया। जहां आपकी सरकार है वहां तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बीजेपी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर विनय गोयल साहब को सिलेंडर सस्ता लग रहा है, पेट्रोल सस्ता लग रहा है, डीजल सस्ता लग रहा है तो बहुत अच्छा है, बधाई हो इनको। प्रदेश की जनता को कम से कम ये बता तो रहे हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार जो है सस्ता दे रही है। हालात खराब है, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत जो है न्यूनतम स्तर पे आ गई, $28 पर बैरल तक आया, आज $63 पर बैरल है। उस जमाने से महंगा पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, जिस जमाने में $129 पर बैरल था। 4.5 लाख करोड़ रुपए की लूट, लोगों की जेब में डकैती, और उसके बाद आप ये तर्क दें पंजाब, महाराष्ट्र और तमाम सरकारों को गिनाएं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। सरकार की योजनाएं लेकर के आती है बीजेपी ने, 4 साल में जितनी योजनाएं लेकर के आई, आप तो ग्राउंड पर रहे, आपने तमाम रियलिटीज देखी हैं। इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, अधिकारियों, जिम्मेदारी जिन पर है उनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता। क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार जो भी योजनाएं लेके आई है उसके इम्प्लीमेंटेशन, जहां तक बात है, ये अनुपम आपने एक ऐसा किया है कि इसमें जी अनुपम जी, अनुपम जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ अनुपम मिल रही है। जी 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 बोलिए। सवाल दोहराएंगे प्लीज अपना। मेरा इंप्लीमेंटेशन पे सवाल था कि सरकार की योजनाओं का जो इंप्लीमेंटेशन होता है उन पे लगातार सवाल खड़े होते हैं। क्या वास्तविकता में धरातल तक चीजें, सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं? देखिए अनुपम, ये बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, इस पे बहस की बड़ी गुंजाइश है। क्योंकि देखिए, प्रदेश में जब ये बात हुई थी, जब बीजेपी की सरकार आई थी 2017 में, इसको कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन यहाँ है, एक इंजन सेंटर का है, तो ना पैसे की कमी आएगी, ना फंड्स की कमी आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत बढ़िया चलेगा। सेंटर से पैसा आया भी है, स्कीम्स के लिए आया भी है, कहीं पर दिखा भी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसे आप देखिए कि बहुत सी नई रोड्स और जो 4 लेनिंग रोड्स हैं वो दिखने लगी हैं, सरकार इसको प्रचारित भी कर रही है। लेकिन जो आपने कही कि स्कीम्स की बात, जो पैसा आता है क्या वो लग पाता है, ये बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। और इस पे जो है खासकर जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा काम है जो गांव देहात की ओर जाता है, जैसे छोटी गूल निर्माण है, नहरों का निर्माण है, इस तरीके का जो काम है, इसको लेकर हमेशा एक आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। और ये इस पे मुझे लगता है कि इसमें सूर्यकांत धस्माना जी ज्यादा ठीक से जवाब दे पाएंगे। बिल्कुल, मैं गोयल साहब से पहले समझ लेता हूं। गोयल साहब, आपकी सरकार क्या इंप्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से कर पाई है? तमाम योजनाओं का लोगों को वाकई में लाभ मिल पाया है? जैसा तो विपक्ष आरोप लगाता है कि ऐसा हुआ ही नहीं है। नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उदाहरण देके बताना चाहता हूं। जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से लेके और कांग्रेस की सरकार जाने तक, यानी कि 2017 तक, भाई आपकी सरकार भी रही थी, 7,500 किलोमीटर गोयल साहब, आप आंकड़ों में ग्राम उलझाने की योजना कोशिश बनी। मत करिए। उत्तराखंड की जनता आपको सुन रही है, लाइव आंकड़े सुन में रही है। अगर मैं आंकड़े नहीं बताऊंगा तो कहेंगे लफाजी कर रहे हैं। नहीं आप बताइए तो। 7,500 किलोमीटर सड़क माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के 3 साल 10 महीने के कार्यकाल में बन गई। तो ये बताइए, योजनाओं का सही इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तभी बन पा रही है ना। आपको लगता है सारी चीजें लोगों तक लाभ पहुंच रहा है तमाम योजनाओं का? नहीं, बिल्कुल लाभ पहुंच रहा है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जगह जगह ग्रोथ सेंटर बनाए जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह को मजबूत किया जा रहा है, वो ग्रोथ सेंटरों के काम भी लोगों को दिखाई दे रहे हैं। साहब, आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए हैं। सरकार की, आपको दिख नहीं रहा ये सारी चीजें जो गोयल साहब बता रहे हैं? आप क्यों सरकार को कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं? अनुपम, मैं 3 बातें कहना चाहूंगा बड़ी महत्वपूर्ण। बिल्कुल। पहली बात तो 4 दिन पहले की है। पहले दिन 1 मार्च को आपने सड़कों की बात करी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी। चमोली जनपद में जहां भराड़ीसैंण है, विधानसभा है, वहां पर घाट नंदप्रयाग सड़क के चौड़ीकरण के लिए पिछले 3 महीने से वहां की महिलाएं, वहां के ग्रामीण आंदोलन कर रहे थे।
उनका क्या हश्र हुआ, उनका क्या हल किया गया और उनको आंदोलनजीवी क्या कहलाया गया। पहली बार उत्तराखंड में वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और लाठियों से महिलाओं को जिस प्रकार से पीटा गया, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंप्लीमेंटेशन राज्य के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सरकार गंभीर है और जिसके बारे में बखान यहां पर हो रहा है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं राजधानी देहरादून का। पिछले 1.5 साल से देहरादून की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, चारों तरफ सड़कें खुदी हैं, अनप्लान्ड तरीके से पूरे शहर को खोद दिया गया है। देहरादून की जितनी मुख्य सड़कें हैं, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे ईसी रोड हो, चाहे सुभाष रोड हो, चाहे इंटरनल रोड्स हो, पूरा शहर आज की तारीख में वो हेरिटेज शहर जिसमें आप मतलब जो गुंजाइश है वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड गुंजाइश के अंदर आप स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इस शहर के साथ कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप, मैं उसको उस शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन जबरन उसको जिस प्रकार से आप पूरे शहर को परेड ग्राउंड, एकमात्र देहरादून का परेड ग्राउंड था, आज उस परेड ग्राउंड में साहब खुदा होना मतलब कि अब वो भरा जाएगा, वो विकास है सरकार का, वही तो विकास है, वही तो आपको बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। अनुपम, ये विकास नहीं विनाश है। ये देहरादून शहर जो इसकी आबो हवा थी, जो इसका वातावरण था, जिसके लिए मशहूर था, आपने उसको कंक्रीट के जंगल में बदलने का जो काम शुरू किया है, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्य है देहरादून का। आज परेड ग्राउंड जहां दशहरे का मेला होता था, आज परेड ग्राउंड जहां तमाम मेले लगते थे, उसको पूरा कंक्रीट करके कहां से वाटर रिचार्ज होगा? 2-2 ट्यूबवेल थे उस परेड ग्राउंड में। आज जब आप उसको पूरा टाइलिंग कर देंगे, आपने सारा कंक्रीट वहां पर बना दिया, किस प्रकार से वहां पर वाटर रिचार्जिंग होगी? आप विनाश कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, नहीं, देखिए ये देखने का फर्क है। अगर इन्हें देहरादून स्मार्ट बनता हुआ देहरादून का विनाश दिखता है तो इनके दृष्टि दोष पे मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार से हमारा प्रत्येक क्षेत्र में काम हो रहा है, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं धस्माना जी ने ये स्वीकार किया कि पूरे देहरादून में सब जगह काम हो रहा है और पूरी हर जगह ऐसे काम हो रहे हैं जिसके बारे में कांग्रेस की सरकारों ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अगर हम यहाँ डक्ट डालने का काम कर रहे हैं तो ये कोई छोटा काम नहीं है। अगर यहाँ सीवर लाइन की अच्छी व्यवस्था की जा रही है तो ये बिल्कुल मैं छोटा काम नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, वक्त की मजबूरी है। काम हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी आपका, और साथ ही साथ गोयल साहब आपका, और सूर्यकांत धस्माना जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए और विस्तार से चीजों को बताने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, एक खास चर्चा लगातार जारी है।